मुस्लिम ब्रदरहुड, ठीक है। मतलब इसमें कोई जो है कोई प्रोपेगेंडा एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये जैसे हिंदी में जो को बोलते हैं ना भाईचारा, ठीक है, उस टाइप के वर्ड, उस टाइप के सेंस में लेते हैं। तो इसे कैसे लाया जाए, देखिए यहाँ एक चीज़ है, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी डेमोक्रेसी का जो अल्टीमेट गोल होता है वो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी का अगर एक लाइन में बताना हो ना, तो वो कोई भी ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो। ऐसा कोई दूसरे सिस्टम में हम थ्योरेटिकली अचीव नहीं कर सकते। ये मैं किसी दूसरे लेक्चर में आपको डिटेल करूँगा, ये क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे एग्जाम्पल में रखते हैं, आपके पास थोड़ा पावर है, जैसे आप थोड़े पैसे वाले हैं या आपके पास कोई पॉलिटिकल पावर है, तो आप किसी को डरा धमका रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास चीज़ें नहीं हैं वो आपसे दब रहा है। अब अगर आपने उसे कुछ धमकी दी, कुछ डराया धमकाया, अगर इस कंट्री में सही तरीके की डेमोक्रेसी है तो वो आपसे डरेगा नहीं, उसकी डिग्निटी को आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और वो जो है आपको रूल ऑफ लॉ और कोर्ट में ले जाएगा, आप पर डिफेमेशन लगाएगा, ये सब लगा सकता है थ्योरेटिकली। अब ये हो पाता है कि नहीं, जैसे ये सारे चीज़ें ना, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल रखे गए हैं ये सब प्रॉमिस थे, और इन प्रॉमिस को पूरा करने का काम जो है, जो जनरेशन कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी उसका भी था और आने वाली जनरेशन का था। ये कोई 2-4 दिन में होने वाली चीज़ नहीं थी, ये धीरे धीरे बनाना था। तो आज की डेट में जब आप इसको कहते हैं ना कि हम कहीं टसन दिखा रहे हैं या किसी को आप परेशान कर रहे हैं और उसकी डिग्निटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है। गांधी जी का जो तालिस्मान है, जिसको उन्होंने बताया, जो ज़्यादातर बुक में रहती है, तो उसमें क्या लिखा गया, लाइन में जो आखिरी आदमी है, ठीक है, तो वो क्या बताना चाह रहे थे कि अगर आखिरी आदमी को डिग्निटी बची रहेगी तो सबकी डिग्निटी बची रहेगी। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चॉइस और डिग्निटी, आपकी जो चॉइस हो, जो मन हो, अगर आप उसे कर पा रहे हैं और अगर आपकी डिग्निटी पूरी हो पा रही है, तो अगर हर आदमी, जैसे अगर आपने किसी को धमकाया है तो फिर उससे आप भाईचारे की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। आज वो डर के नहीं बोला है तो उसके मन में आपके लिए ब्रदरहुड कैसे हो सकता है, फ्रेटर्निटी नहीं हो सकती। तो फ्रेटर्निटी तभी हो सकती है कि वो जैसा है उसको आप वैसे एज्यूम करें और वो आपको भी एज्यूम करें। आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्टफुल नज़रिए से देखें, न कि उस पर आप जो है उसके ऊपर जो है हावी होने की कोशिश करें, ठीक है। तो अगर आप उसकी डिग्निटी को रखेंगे तो वो भी आपकी डिग्निटी को रखेगा, और इस तरीके से हम ब्रदरहुड लाएंगे। अब ये कैसे हो पाएगा कि उसकी डिग्निटी लाया जाए, तो इन डिग्निटी को आपको फंडामेंटल राइट में इनको दिया गया है। फ्रेटर्निटी को, जो इंडिविजुअल की डिग्निटी है, इसके लिए जैसे कि कोई किसी से ज़बरदस्ती जो है बेगार नहीं करवा सकता, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, इसको रखा गया फंडामेंटल राइट में। कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता है, किसी भी एक्सप्लॉयटेशन को फंडामेंटल राइट में रखने का मतलब ये है कि स्टेट का काम हो जाता है कि फंडामेंटल राइट को प्रमोट करना। स्टेट का वो काम है कि फंडामेंटल राइट को प्रमोट करना। जब हम किसी चीज़ को फंडामेंटल राइट में रख देते हैं तो स्टेट की जिम्मेदारी बच जाती है कि उसे प्रोटेक्ट करना। उसके लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। नेक्स्ट वन क्या है, द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। देखिए ये बहुत ज़रूरी थी हमारे डाइवर्सिटी वाली कंट्री में, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हम कैसे इंटीग्रिटी को बचाएं। ये बाद में ऐड किया गया है, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया कि आज़ादी के बाद जो है 50-60 के दौर में बहुत सारे कम्युनल राइट्स होने लगे, तो इसको ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह इसे ऐड किया गया कि यहाँ इंटीग्रिटी रखी जाए, इसलिए आर्टिकल 51A जोड़ा गया, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको फॉलो करना है। इसमें जो है, जो हमारा फ्लैग है और जो हमारा नेशनल एंथम है, इसके लिए एक्ट भी बनाए गए, और अब कोई जो है विलफुली जो है जानबूझकर झंडे का और जो राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ रखी गई। तो मेरे ख्याल से अब ये सारी चीज़ें आ गई और इन चीज़ों को हमने एडॉप्ट किया। एडॉप्ट करने का मतलब ये हुआ कि कंसेंसस रखी, हमारे ऊपर थोपा नहीं गया। ये हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कंसेंसस से, सबके रिप्रेजेंटेशन से इसे अडॉप्ट किया है और इसे खुद को दिया है, किसी दूसरे ने नहीं दिया है। इसका मतलब है कि लोगों का पार्टिसिपेशन है, मतलब नेशन बिल्डिंग में जो लोग होते हैं उन लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और इसको हम इनेक्टमेंट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर डेट से। इसके पहले क्या हुआ वो बात अलग है, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। इसके बाद से हमारे इंडिया का ये पॉलिटी होगा, इस तरीके से हम देश को चलाएंगे। तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल। तो प्रियम्बल इन बातों को बता रहा है कि हम किस तरीके से देश बनाना चाहते थे, क्या हमने सपने देखे थे, वो सारी चीज़ें ये प्रियम्बल जो है बताता है। ये कोई जस्टिसिएबल नहीं है, इसे कोर्ट में ले जाकर फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमें गाइड करता है, सोर्स बताता है कि एक्चुअल में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है, लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया। और जब कभी हमें एम्बिग्विटी होती है इंटरप्रिटेशन में, लॉ में एक बहुत ज़रूरी होती है ना कि शब्दों से लोग खेलते हैं, तो जब कभी इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होती है तो कोर्ट इनको यूज करता है एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल। तो फ्रेंड अभी मैं इसे इतना ही रहने दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा लेक्चर हो गया, लेकिन टॉपिक भी काफ़ी बड़ा था, इंटरेस्टेड टॉपिक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे देखें और अपने वैल्यूएबल कमेंट से मुझे बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। आप कोशिश करिएगा कि इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा ये लेक्चर कैसा रहा। थैंक यू वेरी मच।